हेलो ट्वेल्थीज, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी। देखिए, पैंडेमिक से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाइयों को हैम्पर हुआ है, लेकिन चिंता मत कीजिए। बोर्ड स्पेशल रैपिड रिवीजन कोर्स लाया है एजुकेशन पंडित चैनल आपके लिए। अब इस सीरीज में सारे चैप्टर होंगे जिनका 1 आवर में आपका हो जाएगा रिवीजन। तो चिंता मत कीजिए, वीडियो को देखिए आखिर तक। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारे ही चैप्टर कवर होंगे एंड बोर्ड ओरिएंटेड है ये सारे ही वीडियोस। सो देखिए एंड लाइक का बटन दबा दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड होते क्या है, इनके बीच में डिस्कशन क्या, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़े इससे पहले दो चीज़ आप माइंड में रख लीजिए। एक है डायमंड कि वो दिखता कैसा है एंड दूसरा है कोल, वो दिखता कैसा है। ठीक है, डायमंड आ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कोल आ जाएगा अमोर्फस सॉलिड में। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है उसका एक रेगुलर शेप और अमोर्फस सॉलिड में इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। ये तो कोई एक थ्योरेटिकल बात, यहाँ आएगा आपको विजुअलाइजेशन करने में मज़ा। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपके पार्टिकल्स है वो किस तरीके से रेगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट है एंड जो ये अरेंजमेंट है ये एक काफ़ी लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्टेंस में है। ठीक है, आप देख सकते हैं कहीं भी आपको इरेगुलरिटीज देखने को नहीं मिल रही है और अ लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्टेंस। बट अगर हम बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड की, तो यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट है, कोई भी पार्टिकल कहीं भी घुस गया है। ठीक है, एक कोई सॉर्टेड अरेंजमेंट नहीं है। बट हाँ, शॉर्ट पैचेस में आपको देखने को मिलेगा कि पार्टिकल्स में कहीं कहीं बीच बीच में एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि इस पैच में देखिए, यहाँ थोड़ा रेगुलरिटीज देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ एक शॉर्ट ऑर्डर है, यानी कि शॉर्ट पीरियड में कहीं रेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है और ये जो है एक लॉन्ग ऑर्डर है। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी शार्प होता है। एमोर्फस सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उतना शार्प नहीं होता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में एंड एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब ये काफ़ी हैवी वर्ड्स हो गए मुझे पता है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो मैं अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखूँ तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, बट यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो हर एक डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, चाहे आप इस प्लेन में देख लो या इस प्लेन में देख लो, कहीं भी आप देखेंगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, हर डायरेक्शन में सेम होगी। इसलिए ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, आइसो का मतलब होगा सेम, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में सेम होंगी। फिर बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन की, तो यहाँ पर है एक कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन और यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगी। फिर बात करते हैं ऑर्डर की, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ये पॉइंट कवर अप हो चुका है। तो ये था कुछ डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड का। अगर बोर्ड के हिसाब से बात करें तो जस्ट एक बार आप रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये सबको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ है कि एमोर्फस सॉलिड को आप क्या कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड को सुपरकूल लिक्विड भी कहते हैं। किस तरीके से एमोर्फस सॉलिड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेते हैं। देखिए, जो ओल्डर ग्लास होते हैं वो ओल्डर ग्लास ओवर टाइम ऑफ पीरियड क्या होते हैं, वो टाइम ऑफ पीरियड के साथ नीचे से यानी कि लोअर पोर्शन से थिक हो जाते हैं, अपर पोर्शन से वो थिन रह जाते हैं। क्योंकि जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे फ्लो डाउन हो जाते हैं, इसलिए इसे हम
सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लोइंग टेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी एमोफस सॉलिड के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो ये टाइप्स ऑफ सॉलिड है, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप ऑफ सॉलिड में कोवलेंट होते हैं मॉलिक्यूलर, मेटालिक एंड आयनिक सॉलिड, मच नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर एज योर बोर्ड सिलेबस इज कंसिडर्ड। हाँ, ये सबसे बेसिक पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यूनिट सेल होता क्या है। पूरा का पूरा चैप्टर इस एक स्मॉल से पोर्शन पर डिपेंड है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। देखिए, यूनिट सेल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है। जब हम उसको डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करते हैं तो हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। देखिए, जैसे कि ये एक पोर्शन है, ये जो सर्कल में आपको दिख रहा है, ये जो क्यूब है छोटा सा, ये होता है क्या, हमारा यूनिट सेल। इसको जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करते हैं तो हमें पूरा का पूरा क्या मिल जाता है, क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। ठीक है, ये किसका क्रिस्टल लैटिस है, ये NaCl का है। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखी है। बस इसमें आपको अभी यही समझने वाली बात है कि यूनिट सेल होता क्या है। यूनिट सेल यानी कि एक छोटा सा कमरा, आप समझ सकते हैं अगर मैं सिंपल सी बात करूं। ठीक है, इस कमरे को मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करता हूँ तो मेरा एक बहुत बड़ा घर बन जाता है और उस घर में मेरे सॉलिड्स रहते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंडा है किसका, यूनिट सेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, जैसे एक स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, ठीक है, मेरा क्लास चाहिए, सेक्शन चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए ताकि आप मुझे इजीली आइडेंटिफाई कर सके। कोई भी आता है, किसी भी टीचर से पूछेगा, बोलेगा भैया वो रोल नंबर इस क्लास का, इस सेक्शन का, ये बच्चा कहाँ है, तो मैं आराम से आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बिना आप मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज स्कूल में काफ़ी सारे लोग होते हैं। उसी तरीके से सॉलिड्स में भी यही होता है। यूनिट सेल में अगर आपको किसी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करना है तो दो चीज़ें होती है, एक होती है उसकी एज लेंथ एंड एक होती है उसकी एंगल। 3 एंगल है अल्फा, बीटा, गामा एंड 3 एज लेंथ है ए बी एंड सी। अब ये देखिए, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उनके पॉसिबल वेरिएशन है। सेंटर्ड यूनिट सेल, ये देखिए क्यूबिक है, जिसमें एज लेंथ जो होता है A=B=C होता है, सारे एंगल इक्वल भी होते हैं, 90 डिग्री के भी इक्वल होते हैं। ये देखिए, ये आप एक बार गो थ्रू कर जाइएगा, 2-3 मिनट देख लीजिए। ठीक है, बेसिकली इसमें से पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ कभी कभी क्यूबिक या ट्राइक्लिनिक या मोनोक्लिनिक के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक नंबर में मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसी इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। अब आगे बढ़ता है, यहाँ से हमारा मेन मुद्दा शुरू होता है कि टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। तो ये यूनिट सेल का फंडा अगर क्लियर है तो ये आगे बढ़ेगा, वरना आप पीछे जाइए, वापस से देखिए, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपका कंसेप्ट वहीं क्लियर कर दूंगा। देखिए, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। अब मान लीजिए यूनिट सेल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब उस यूनिट सेल में अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे, ठीक है, कॉर्नर पे ही आपके एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, देन दैट यूनिट सेल इज टर्म्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर, अगर बॉडी में प्रेजेंट हो या किसी फेसेस में आपके एटम्स जो है वो प्रेजेंट हो, तो उस यूनिट सेल को क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब हम सेंटर्ड यूनिट सेल में डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल कवर अप करेंगे। सबसे पहले आता है फेस यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर हमारे एटम और कहाँ पाए जाते हैं, फेसेस में। ठीक है, फेस में। ओके, फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर में अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर और कहाँ पाए जाएंगे, बॉडी सेंटर पे पाया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा, बॉडी सेंटर में। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर
हमें जो एटम्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे कहाँ, एज लेंथ में, ठीक है, एज लेंथ में आपको वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको देगा एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन, फाड़ू वाली थिंकिंग आपकी यहाँ से जनरेट हो जाएगी। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये देखिए, ये हो गया आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर सिंपल क्यूबिक को लेके। बीसीसी में ये कॉर्नर्स पे तो है ही आपके एटम्स, और यहाँ पे भी आपके पार्टिकल्स बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं एफसीसी की या क्यूबिक्लोज पैकेजिंग की, तो उस केस में यहाँ कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, और अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स ये फेस पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एफसीसी का भी आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि फेस सेंटर पे प्रेजेंट है एंड कॉर्नर पे आपके एटम प्रेजेंट है। तो ये था अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक यूनिट सेल में, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़नी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे। अब आप कहेंगे कि कॉर्नर पे है, तो अभी आपने देखा कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट थे, 8। अब आप कहेंगे भैया प्रिमिटिव में तो 8 एटम होने चाहिए, फिर फेस सेंटर में 14 होंगे, बॉडी सेंटर में 8 1 9 होंगे, बट ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ये यूनिट सेल जो है इसको मैं रिपीट करूँगा डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये जो एटम, ये जो यूनिट सेल है इसके ऊपर एक और यूनिट सेल आएगा, इसके बाजू में एक यूनिट सेल आएगा, इसके पीछे एक यूनिट सेल आएगा, इसके आगे एक यूनिट सेल आएगा। यानी कि इन शॉर्ट जो इसका कॉर्नर होगा, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, मैं वापस से एक इमेज पे आपको लेके चलता हूँ जो एक बेटर क्लियरिटी देगा कि अगर मैं इस कॉर्नर को कंसिडर करता हूँ, ठीक है, इस कॉर्नर को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ये वाला जो कॉर्नर है वो कॉर्नर अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के टच में है, ठीक है। एक फेस 2 यूनिट सेल की शेयरिंग में है, ठीक है, और बॉडी सेंटर किसी की शेयरिंग में नहीं होता। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। चलिए, सो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब यहां बात करते हैं हम लोग की ठीक है, चलिए एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हम निकाल लेते हैं। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमने ये देखा कहाँ एटम प्रेजेंट थे, एटम प्रेजेंट थे कॉर्नर पे, 8 एटम प्रेजेंट थे, लेकिन वो यूनिट सेल जो है वो 8 यूनिट सेल के साथ कांटेक्ट में है। सो अगर ये एक जो एटम है वो 8 यूनिट सेल के साथ कांटेक्ट में है, सो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है, 1/8। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम आ गए, 1, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं एफसीसी यूनिट सेल की, तो यहाँ आते हैं 4 एटम। क्यों 4 एटम? देखिए एक एटम कहाँ प्रेजेंट है आपका फेस में, तो टोटल फेस कितने हो गए, टोटल फेस हो गए आपके, टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए, ठीक है। एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/2 प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्नर्स, तो 8 × 1/8, ये हो जाएगा 3, और यहाँ से 1 आ गया, तो ये टोटल हो गया आपका 4। बॉडी सेंटर में एक तो बॉडी में रहता है, और जो बॉडी सेंटर में रहता है वो किसी के साथ शेयर नहीं होता, और एक आपको कॉर्नर से मिल जाएगा। तो बीसीसी सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो नंबर ऑफ एटम वहाँ कितने हो जाएंगे, Z = 2। चलिए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि आपके कितने पड़ोसी हैं। देखिए अगर मैं एक घर में रहता हूँ, यहाँ एक आजू में घर है और यहाँ एक बाजू में घर है, ठीक है, तो मेरे कितने पड़ोसी हुए, 2। अब एक और केस कंसिडर कर लीजिए, इस केस में मेरे कितने पड़ोसी हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नियरेस्ट नेबरहुड पार्टिकल के कितने पड़ोसी हैं, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में भी आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे
तो वहाँ भी ऐसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वहाँ पे उसका मतलब होगा कितने लिगेंड्स उसके कांटेक्ट में हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ रहा है इस चैप्टर का वो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। किस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें अरेंजमेंट होगा आपके सॉलिड स्फीयर का। तो ये हम बात करेंगे किसमें, सबसे पहले वन डायमेंशन में। बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले 1D में पैकिंग देखेंगे। तो देखिए 1D में यानी कि मैं एक ही एक्सिस को कंसीडर करूंगा फिलहाल, एक्स एक्सिस, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एक स्फीयर किया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे एक एक स्फीयर में लगाता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वो आप मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बताइएगा। अगर नहीं पता तो पूछ लीजिए नीचे कमेंट्स में, मैं जरूर बता दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखिए, वन डायमेंशन का फंडा अगर क्लियर हो गया तो टू डायमेंशन की तरफ बढ़िएगा, वरना अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे बेझिझक होके पूछ लीजिएगा। देखिए वन डायमेंशन हो गया यानी कि एक्स एक्सिस मैंने कवर कर ली, अब मैं कवर करूंगा वाई एक्सिस को भी। तो देखिए इसमें दो तरीके की पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। पहले तो आपने वन डायमेंशन में लगा दिया, अब इसी स्फीयर के ऊपर मैंने एक और लगा दिया एटम, ठीक है। ये नेक्स्ट शेल के ऊपर मैंने एक और लगा दिया, यानी कि जो फर्स्ट लेयर था उसके ऊपर ही मैंने एकदम से सेम अलाइनमेंट कर दिया। तो ये जो लेयर है वो ए लेयर है। ये क्या हो गया 2D, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, स्क्वायर पैकिंग। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस एटम की अगर हम बात करें तो ये इसके कांटेक्ट में है, ये वाला है, ये वाला है, ये है एंड ये है। 4 एटम हो गए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ओके, अब बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग की। तो देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग में एक्स एक्सिस में आपने नीचे ये स्फीयर्स लगा दिए। अब इन दोनों स्फीयर्स के डिप्रेशन में, यानी कि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इन दोनों के डिप्रेशन पे मैंने ऊपर एक स्फीयर लगा दिया। अब इन दोनों के डिप्रेशन पे मैंने यहाँ पर एक और स्फीयर लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों के डिप्रेशन पे मैंने यहाँ एक स्फीयर लगा दिया। तो ये लेयर था ए, ये लेयर था बी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लेयर ए है ये एग्जैक्टली सेम लेयर मैं लेयर बी के ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पैटर्न होगा वो ए बी लेयर होगा, जहाँ पर आपका पहला लेयर और तीसरा लेयर सेम होगा, फिर वापस से बी लेयर आएगी, फिर ए लेयर आएगी। सो ऐसे करके मेरा वाई एक्सिस भी कंप्लीट होता जाएगा एंड इधर मैं सीधा सीधा एटम लगाता जाऊंगा, तो मेरा एक्स एक्सिस भी कंप्लीट होता जाएगा। ये तो हो गई पैकिंग जब हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशंस की, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, वॉइड्स क्या होते हैं। वॉइड्स यानी कि एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स, उसमें आप क्या कर रहे हैं, बॉल फिल कर रहे हैं। तो बॉल होती है स्फीयर, ठीक है। बॉक्स है क्यूब में। सो ऐसा तो है नहीं कि सारी स्पेस कवर अप हो जाएंगी, कुछ ना कुछ एम्प्टी रहेगी, और उस एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं, उस एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड्स कहते हैं, ठीक है। सो जो एम्प्टी स्पेस आ गई इसे वॉइड्स कहते हैं। अब दो टाइप के वॉइड्स होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये पूरी थ्योरी है, ये पढ़ के मजा नहीं आएगा, जो मजा है इसको विजुलाइज करने का। सो विजुलाइज करने के लिए चलता है थोड़ा आगे, और यहाँ पे हम विजुलाइजेशन करते हैं। देखिए क्या है, ये 2D लेयर है, जो नीचे 3 स्फीयर आपको दिख रहे हैं ग्रीन में, ये हमारा एक्चुअली क्या है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में है, और ये हमने ऊपर से रखा है, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कुछ अरेंजमेंट, ये स्फीयर्स है एंड अब मैं इसके ऊपर एक स्फीयर रख दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने यहाँ एक स्फीयर रख दिया है। सो ये जो वॉइड बना, ठीक है, यहाँ पे जो ये वॉइड आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला पार्ट, खाली पार्ट, ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको ये तो पता ही है ना कि जो एम्प्टी स्पेस होता है वो वॉइड होता है। सो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड।
अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। देखिए 3 एटम नीचे एंड वैसा ही सेम उसके ऊपर 3 एटम्स, तो ये जो वॉइड जनरेट हुआ इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आ गया कि 3 स्फीयर नीचे एंड 3 स्फीयर के जो डिप्रेशन होगा उसके ऊपर आपने टॉप पे अगर एक स्फीयर रख दिया है तो जो स्पेस बचेगी वो होगी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्लियर हो गया। अब देखिए बहुत ही तगड़ा टॉपिक है 3 डायमेंशनल पैकिंग, ये समझ में आ गई, यानी कि सॉलिड स्टेट के तो आप भैया उस्ताद बन जाओगे, उस्ताद। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये नाम भी इसका सिंपल क्यूबिक लैटिस है भी ये सिंपल। देखिए ये आपका है 1D अरेंजमेंट, ये हो गया मेरा 2D अरेंजमेंट, सेम एक एटम के ऊपर एक रखता जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये मैं 2D अरेंजमेंट ही कर रहा हूँ। अब इसके इस तरफ अगर मैं बढ़ता जाऊँ आगे, सेम इसको एक प्लेट कंसिडर कर लो और अब ऐसे ही प्लेट्स में रखता जाऊं आगे, तो ये क्या बनता जाएगा, एक क्यूबॉइड बनता जाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। एंड इसमें जो पैटर्न होता है ए होता है, क्योंकि सारे जो लेयर्स है वो सेम है, तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे किसकी, 2 तरीके की पैकिंग होगी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकेजिंग के आगे अगर हम करते हैं। देखिए 2 डायमेंशनल में मैंने क्या किया था कि ये लिया था एटम, ठीक है, और फिर वाई एक्सिस में मैं क्या कर रहा था, इसके डिप्रेशन में रख रहा था। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब इसके ऊपर यानी कि ये एक लेयर है, इसके ऊपर मैं अब एटम रखूँगा। ठीक है, सो इन तीनों के ऊपर यहाँ पे मैंने एक रखा, सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक रखा, सिमिलरली यहाँ पे मैंने रखा। सो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग इन 3 डायमेंशन, जहाँ पर हमने जो अपना लेयर है उसको उस लेयर के ऊपर रखा और टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप किया। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका एक ए लेयर होता है, देन उस ए लेयर के डिप्रेशन के ऊपर आप अपना बी लेयर रखते हैं एंड देन फिर ए लेयर आपका जो होता है वो सेम अलाइनमेंट में होता है। ये फिर ए आ गया, फिर इस एटम के सेम अलाइनमेंट में आपने रखा तो बी लेयर आ गया। सो ये आपका कौन सा लेयर हो गया, HCP लेयर हो गया। फिर क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी नीचे वाली लेयर है आपने वही सेम पैकेजिंग की, यूं ही आप पैकेज कर रहे हो। ठीक है, फिर आपने यूं की, ओके, ये टच है, ठीक है, ये ऐसे आपका टचिंग में आएगा। फिर आपने तीसरा लेयर अलग ही रख दिया, पहले एक अलग लेयर, फिर एक अलग लेयर, फिर तीसरा लेयर जो होगा वो अलग लेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ABC टाइप आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगी और इस केस में आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो कवर अप होगा। जैसे देखिए ये मेरा फर्स्ट लेयर A, फिर लेयर B, फिर लेयर C। अब देखिए ये जो लेयर C है ना, इसके ऊपर आपने इस लेयर को रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा जब आप टॉप व्यू से देखेंगे कि ये जो वॉइड है ये हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, 2D में एक चीज मुझे बताना रह गया था जो मुझे अभी लग रहा है बता देना चाहिए। देखिए इसको हेक्सागोनल पैकेजिंग क्यों कहा जाता है। ये देखिए ये एक एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। देखिए ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम जो इसके कांटेक्ट में है। ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, तो ये देखिए एक हेक्सागन बन गया आपका। ठीक है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग कहा जाता है एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 6, क्योंकि
इस एटम के कांटेक्ट में कितने एटम आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। चलिए, पैकेजिंग आपकी समझ में आ गई। अब ये एक और काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपके एन क्लोज पार्टिकल है, जब आप अरेंजमेंट कर रहे हैं स्फीयर्स का, तो अगर एन पार्टिकल्स हैं तो उसमें एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे एंड 2n टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इतनी सी लाइन, जब इसके बेस वो क्वेश्चन आता है 2-2 मार्क्स वाले, जहाँ आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना होता है। जब आपके जो पार्टिकल है वो कॉर्नर्स पे जाते हैं या क्लोज पार्टिकल्स हैं जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर अप करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि कंपाउंड का फार्मूला क्या है। ये जो टॉपिक है, ये इतनी सी बात है, ये उस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। देखिए, एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहीं शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हो, बैग आपके पास एक ही अवेलेबल है, अब इसमें आपको आपका कैमरा रखना है, आपको लैपटॉप रखना है, आपको कपड़े रखने हैं, आपको और मान लीजिए विंटर का टाइम है तो ब्लैंकेट रखना है, फूड स्टफ्स रखने हैं। सो आप किस तरीके से अपने स्टफ्स को अरेंज करेंगे ताकि आपके सारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टफ आपके बैग में आ जाए। ठीक है, सो आप किस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि आपको जो मैक्सिमम स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाए, उसे आप क्या कहेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। वही यहाँ सॉलिड में भी होती है कि परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसे हम कहते हैं हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और 1 मार्क्स में आपसे पूछ भी ली जाती है कि अब भैया बताइए एससीपी का पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। देखिए, इसका डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। डेरिवेशन अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो काफ़ी बढ़िया रहेंगे। ठीक है, सो बात करते हैं एससीपी सीसीपी या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो वहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% है। एंड जो ये ए है ये एज लेंथ है, आर जो है वो स्फीयर का रेडियस है, ए जो है वो यूनिट सेल का एज लेंथ है। सो ए इज इक्वल टू 4r/√2 होता है जब हम बात करते हैं एचसीपी, सीसीपी या एससीसी की। बीसीसी में यही पैकिंग एफिशिएंसी 68% हो जाती है एंड रेडियस रेशियो जो होता है वो √3a/4 हो जाता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी सबसे खराब होती है 52.4%। एंड एज लेंथ और रेडियस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है a इज इक्वल टू 2r। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ स्टार 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 बोर्ड में अगर आपको इस चैप्टर को एकदम कॉन्क्योर करना है तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। देखिए, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? Z/m a³ × Na। ठीक है, यहाँ पे ये जो Z है ये हो गया आपका क्या? नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। M हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट, a³ हो गया आपका वॉल्यूम एंड Na हो गया आपका एवोगैड्रो नंबर। a³ वॉल्यूम कैसे हुआ? देखिए, हमने यहाँ क्या कंसिडर किया है कि क्रिस्टल लैटिस है वो क्यूब है, a एज लेंथ है, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a³ हो जाएगा। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे 5 पैरामीटर्स हैं। D डेंसिटी, Z नंबर ऑफ एटम, M मॉलिक्यूलर वेट, Na एवोगैड्रो नंबर एंड A एज लेंथ। अब इन 5 में से अगर आपको 4 गिवन है एंड एक पैरामीटर आपको निकालना है तो आप इसलिए निकाल सकते हैं। बोर्ड में इससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है हम डेफिनेटली कवर अप करेंगे हमारे चैनल एजुकेशन पंडित पे। सो स्टे ट्यून रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद जो डेंसिटी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। मान के चलिए यही दो टॉपिक है जो सॉलिड स्टेट का पूरा सार है। बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, बोर्ड कंसिडर करेंगे तो यही जो दो टॉपिक्स है वो पिछले 5 से 10 सालों में इन्हीं दोनों टॉपिक से बोर्ड में जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इम्परफेक्शन का मतलब है वहाँ पे यानी कि आपके सॉलिड में कोई ना कोई इरेगुलरिटीज है, कोई ना कोई डिफेक्ट है या कोई ना कोई डेविएशन प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ लेनी है कि जब भी आपका कोई सॉलिड या क्रिस्टल बनता है तो एकदम परफेक्ट तो बनेगा नहीं, वहाँ पे कोई ना कोई डेविएशन होगा ही होगा। ठीक है, अगर किसी एक एटम के अराउंड आपको कोई डेविएशन देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। एंड अगर पूरे एंटायर रो में आपको कोई डिफेक्ट देखने को मिलता है तो उसे आप क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट। तो इस तरीके से आपने टाइप ऑफ डिफेक्ट को कैटेगराइज किया है, लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। अब हम पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर कैटेगराइज करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए ये थी बात लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट्स की, जो मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट्स के हम फर्दर कैटेगरीज को देखते हैं, जहाँ पे आता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। देखिए अब ये बात होती है कि मैं रट लूँगा यस पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप के होते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे इसमें एक सिंपल सा डेफिनेशन आता है कि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि उसकी स्टेशियोमेट्री को कोई अफेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बट इसका मतलब क्या होता है, इसका ये सिंपल सा मतलब है स्टेशियोमेट्री यानी कि किस रेशियो में आपके जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन हो रहे हैं। एक्स एंड वाई 1:1 का रेशियो है। ठीक है, तो ये रेशियो जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि पॉइंट डिफेक्ट उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसे हम इंट्रिंसिक एंड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। अब देखिए जो स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो 2 कैटेगरीज में आता है। ठीक है, एक आता है नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए एंड एक आता है आयनिक सॉलिड्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर अप करेंगे नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए। सो नॉन आयनिक सॉलिड्स में कौन कौन से टाइप ऑफ स्टेशियोमेट्री डिफेक्ट होते हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अब वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट क्या होता है। देखिए तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। सो यहाँ आ गए हम अपनी इमेज पे। देखिए ये थे आपके सॉलिड्स जिनका अरेंजमेंट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सॉलिड है यहाँ ये मिसिंग है, यहाँ ये मिसिंग है। अब देखिए किसी एक यूनिट सेल में एटम्स जो है, सॉलिड जो है, पार्टिकल जो है वो मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग है यानी कि एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम के लिए जितने एटम्स पहले 5 से अब 3 हो गए। सो पर सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं बात करूँगा तो मेरी जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, ओवरऑल डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ के भैया राजा थे वो अपनी गद्दी छोड़ के चले गए, तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। ये था वैकेंसी डिफेक्ट कि वहाँ का जो एटम था वो अपनी जगह पे नहीं था, जिसका इफेक्ट आपको डेंसिटी पे देखने को मिल गया। अब इंडस्ट्रियल डिफेक्ट में क्या हुआ कि भैया आपकी रेगुलर पोजीशन तो फिल थी, आपकी जो रेगुलर पोजीशन फिल थी, ये जो पोजीशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल पोजीशन। अब इस इंडस्ट्रियल पोजीशन पे भी आपके क्या हो गए, एटम्स आ गए। ठीक है, सॉलिड्स या पार्टिकल जिसे आप कहेंगे उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, जिसके कारण जो है आपकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई, सॉरी इंक्रीज हो गई। ये किसके लिए था डिफेक्ट, ये डिफेक्ट था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए। आयनिक सॉलिड से हम बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होता है स्कॉटकी डिफेक्ट है, दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए यह है स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में थ्योरी, यह है फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में थ्योरी।
बट मैं हूं आपका विजुअलाइजेशन क्लियर कराने के लिए। सो ये रहा इमेज। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये रहा आपका कैटायन, ये रहा आपका एनायन। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कैटायन होता है वो अपनी जगह से मिसिंग होता है, यानी कि अगर मैं कैटायन को राजा बोलता हूं तो राजा नहीं है अपनी जगह पे, ठीक है, राजा जो है वो अपनी जगह पर नहीं है। सो यहाँ पे क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में कि जो एटम है या कैटायन है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं होता है, और वहाँ पे क्या होती है, वैकेंसी होती है, एंड व्हाइल ऑक्यूपाइंग अनदर इंडस्ट्रियल पोजीशन, यानी कि भैया यहाँ का जो राजा था वो अपनी गद्दी छोड़ के किसी और जगह पे चला गया, यानी कि अपनी जगह से ज़्यादा उसको कहीं और जगह अच्छी लग गई। देखिए इस डिफेक्ट में डेंसिटी पे इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से जो राजा था, यहाँ का जो आपका कैटायन था वो है अभी भी आपके सॉलिड में ही, आपके क्रिस्टल में ही प्रेजेंट है, बट उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्कॉट की डिफेक्ट में। तो स्कॉट के डिफेक्ट में क्या होता है, राजा और रानी दोनों ही जो है वो भाग जाते हैं, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस जो होते हैं अपनी पोजीशन से मिसिंग होते हैं, जिसके कारण जो उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन होती है। बट इस केस में डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एनायन एंड कैटायन दोनों मिसिंग होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कैटायन मिसिंग है, यहाँ एनायन मिसिंग है, यहाँ कैटायन मिसिंग है, यहाँ पर एनायन मिसिंग है। सो ये जो दो डिफेक्ट थे, एक था फ्रैंकल डिफेक्ट एंड दूसरा था स्कॉट की डिफेक्ट, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट बेसिकली आपको वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ कैटायन एंड एनायन की साइज में ज़्यादा डिफरेंस होगा, एंड स्कॉट की डिफेक्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ कैटायन एंड एनायन जो है दोनों सिमिलर साइज के होंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की, जो आता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, एंड वो डिफेक्ट होता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कवर अप करते हैं कि क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए कोई क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है, मोल्टन NaCl। उस मोल्टन NaCl में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज किसकी है, SrCl2 की, ठीक है। Na+, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1, Sr, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2, यानी कि इसके ऊपर 1 चार्ज है, इसके ऊपर 2 चार्ज है। ये वही बात हुई, आपके मोबाइल में 1 सिम है एंड इस मोबाइल में 2 सिम है। सो जितना काम ये करेगा एक अकेला, उसका दुगना काम ये कर देगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, जो Sr2+ होता है वो Na+ को डिस्प्लेस करता है, और जो दो काम Na+ आयन करते हैं वो एक अकेला Sr2+ कर देता है, जिसके कारण एक Na+ की साइड जो होती है वो क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। तो ऐसे डिफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर फॉरेन एटम का प्रेजेंस होता है लैटिस साइड पे, जो कि आता है होस्ट एटम को रिप्लेस करने के बाद, ठीक है। तो ये बात थी आपकी इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि जो आपकी स्टोइकियोमेट्री को अफेक्ट करते हैं, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब दोनों को ये हम देखते हैं कि ये दोनों डिफेक्ट होते क्या है। देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको बता चुका हूँ, ये उसकी स्टोइकियोमेट्री को अफेक्ट करेंगे। मतलब अगर उसका फॉर्मूला XY है तो वो XY ना होके X 0.96Y हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उसकी स्टोइकियोमेट्री जो है उसको अफेक्ट कर देगा। अब कवर अप करता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट को, जहाँ की मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो कि एक्सेस में आपको एनायनिक वैकेंसीज आ जाती है, एंड दूसरा जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस के कारण। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भैया जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो एनायनिक वैकेंसीज के कारण क्यों होता है, ठीक है। सो देखिए
ये था NaCl का क्रिस्टल जो कि था सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में। तो सोडियम वेपर है तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम एटम जो है उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहाँ पे जो है Cl माइनस आयन है, ये Cl माइनस आयन क्या होंगे, ये Cl, देखिए यहाँ पे क्या है, Cl माइनस आयन है। अब ये Cl माइनस आयन Na प्लस आयन के साथ कंबाइन करना चाहिए। यहाँ पर है सोडियम एटम, ये सोडियम एटम क्या करेगा, Na प्लस आयन जनरेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये क्लोरीन एटम जो है इस Na प्लस के साथ कंबाइन होगा और NaCl बना देगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जो Cl माइनस यहाँ से खाली हुआ है उसकी जगह को भर देगा एंड उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, F सेंटर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो भाग जाएगा और वापस से अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस केस में वो रेडिएशन एमिट करता है एंड अगर वो विजिबल रीजन में हुआ तो वहां पे हमें कलर देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट जो कि हो गया हमारा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज के कारण। ठीक है, अब देखते हैं एक्स्ट्रा कैटायन के कारण। यहाँ पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इंडस्ट्रियल साइड पे आ जाता है। ये डिफेक्ट बेसिकली ZnO दिखाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड जो है उसको अगर आप हीट करते हैं तो वहाँ क्या बनता है, Zn2 प्लस हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो जो यहाँ पे एक्सेस ऑफ कैटायन आए और इलेक्ट्रॉन्स आए वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो आपको इंडस्ट्रियल साइड पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आपका मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट जो कि था एक्स्ट्रा कैटायन के कारण। फिर बात आती है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो आपके कैटायन होते हैं वो मिसिंग होते हैं एंड भैया अगर कैटायन आपके मिसिंग है बट आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो उस केस में रिमेनिंग कैटायन जो होते हैं वो अपनी वैलेंसीज क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगर 4 लोग हैं वो किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, अब 4 में से एक निकला धोखेबाज और वो भाग गया अपने नानी गांव, बचे 3 लोग, 3 लोगों को सेम काम करना है। सो अब उनको क्या करना पड़ेगा, अपना वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा। पहले 8 घंटे काम करते थे बट काम करना है 3 दिन में ही। सो अब 3 लोगों को क्या करना पड़ेगा, 9 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर एटम में एक कैटायन भाग जाता है अपने नानी गांव तो बचे हुए कैटायन को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अपनी जो वैलेंसी है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। तो ये टॉपिक जो है वो बोर्ड में कंसिडर नहीं है बट स्टिल अगर आर यू प्रिपेयरिंग फॉर JEE NEET एंड इफ यू वांट टू कवर वी विल कवर दिस टॉपिक, बट मैं ज़्यादा अच्छे से इसमें कवर अप नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आए तो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मेन पर्पस है मेरा 12th के लिए बनाने का। सो 12th आपको इतना फेवर कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब सॉलिड को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटीज कैरेक्टराइज कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी आती है कंडक्टर्स की, जिनकी कंडक्टिविटी रेंज दे रखी है। कंडक्टर्स जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयन प्रेजेंट होते हैं। इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही बकवास होती है, ठीक है, 3rd क्लास होती है। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटीज होती है वो इन दोनों के बीच में होती है। सिंपल सी अगर बात करूँ तो भैया ये है अंबानी, ये है मिडिल क्लास और ये हो गया हमारा गरीब बंदा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंडक्शन होता क्या है। देखिए ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपको सेमीकंडक्टर्स में देखने को मिल जाएगा, फिजिक्स में क्लास 12 पार्ट 2। बट यहाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए 2 टाइप के बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में आपके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये कंडक्ट कब करते हैं, जब ये कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं,
कंडक्शन करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इंसुलेटर्स की, तो इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत डिस्टेंस होता है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन को इस डिस्टेंस को कवर अप करना है तो उसको चाहिए होगी बहुत सारी एनर्जी, और उतनी एनर्जी हम उसे प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते। सेमीकंडक्टर्स में जो ये गैप होता है ये बहुत कम होता है, एंड ईजिली अगर आप यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ जंप कर लेंगे। एंड बात करते हैं मेटल्स की यानी कि कंडक्टर्स की, तो यहाँ पे ये दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। तो ये था किस्सा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, फिर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, जिनका कंडक्शन जो है वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में आता है। इनकी दो कैटेगरीज होती है, पहली होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। चलिए अब देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। देखिए, अगर हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो एकदम प्योर है, ठीक है, उसमें कोई भी टाइप की इम्प्योरिटीज ऐसे नहीं है, तो उसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल हो गया सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब देखिए, प्योरिटी तो होती ही नहीं है, हर जगह है मिलावट, क्योंकि ये है 21st सेंचुरी। सो इसमें क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर्स में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज मिला देते हैं। देखिए, इम्प्योरिटीज मिलाने का जो मेन कारण होता है उसके एप्लीकेशंस, मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस में उसको यूज़ करने के लिए। अब गोल्ड है, गोल्ड भी प्योर गोल्ड कहीं यूज़ नहीं होता, उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ मेटल्स डाल देते हैं ताकि वो हार्डनेस हो और उसके ऑर्नामेंट्स बन सके। ठीक उसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स में डिजायर्ड प्रॉपर्टी पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, एंड उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डोपिंग। सिलिकॉन्स में भी हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, एंड बेस्ड ऑन हमने कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड की है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम क्लासिफाई करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में। अब ये देखिए, सिलिकॉन है, सिलिकॉन में अगर मैंने फॉस्फोरस ऐड कर दिया है, फॉस्फोरस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस आता है 15 ग्रुप एलिमेंट में। अगर सिलिकॉन की जो अरेंजमेंट है उसमें मैंने 15 ग्रुप एलिमेंट को ऐड किया है, उनमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन को होती है 4 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत, सो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किस में बेसिकली हेल्प करेगा, कंडक्शन में। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यानी कि हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन। देखिए एन यानी कि नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स। फिर बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी यानी कि पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो हो जाएगा होल। यहाँ पर जो डोपिंग करेंगे हम वो करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, जैसे हो गया एल्यूमिनियम। यहाँ पे इसके पास बेसिकली होते हैं 3, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब मान लीजिए ये इसके साथ कर लेगा, इस सिलिकॉन के साथ यहाँ शेयरिंग होगी, यहाँ होगी, बट इसके साथ नहीं कर पाएगा। तो ये सिलिकॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ जंप करेगा, यहाँ होल आ जाएगा। फिर इस होल को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा। बस इसी तरीके से होल आपका मूव करेगा। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होगा आपका होल। अब आपने बात कर ली है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की, मूव करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसके एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, H2O NaCl and C6H6, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, एंड जो इनका अलाइनमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में ही होता है, और ये मैग्नेटाइज हो जाता है। और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं
ये अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लूज कर लेते हैं। एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक खास बात होती है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस एंड Cr3 प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। देखिए यहाँ पे जो डाइपोल्स होते हैं उनका अलाइनमेंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये पैरेलली अलाइंड होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो डाइपोल होता है वो एंटी पैरेलल होता है, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। फेरी मैग्नेटिक में भी एंटी पैरेलल होता है, बट यहाँ 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, इस केस में 2 शेयर में शेयर वाली बात होती है और यहाँ 19-20 का इफेक्ट आ जाता है कि एक जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर इसका मैग्नीट्यूड उससे कम होता है। हालांकि ये एंटी पैरेलल होता है लेकिन ये पूरी तरीके से उसे कैंसिल आउट नहीं कर पाता है। पैरामैग्नेटिक में थ्रू डाल में पाक यानी कि ये अरेंजमेंट जो है वो डिसाइडेड नहीं होता, कभी ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर 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 फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीन होता है वो अप डाउन चलता रहता है। ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। अगर ये टॉपिक का बोर्ड में इस साल के सिलेबस में इंक्लूड होता तो यहाँ से इस टॉपिक में ये चीज़ 1 मार्क्स में पक्का पूछी जाती, पर जैसा है जो भी अच्छा है इस साल के टॉपिक में ये है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सह लेंगे। फिर बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है डाइपोल का वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। एंड कंपनसेंट्री अलाइनमेंट के कारण इनका जो नेट डाइपोल या नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो अनइक्वल होता है। देखिए यहाँ पे फेरीमैग्नेटिक में जो डाइपोल होता है वो एंटी पैरेलल तो होता है, बट वो क्या होता है, डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, इसलिए इसका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होता है। एग्जांपल हो गया आपका Fe3O4। फिर आपका ये चैप्टर हो जाता है यहीं पर ख़त्म। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन पंडित पे रैपिड रिवीजन कोर्स हर एक चैप्टर के अभी आने वाले हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को लेके कोर्सेज आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। एंड एक और चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक को लेके मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स के न्यूमेरिकल को लेके मैं अगर कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि यस वी नीड अ डेडिकेटेड वीडियो। सो भाई आपके लिए लेके आएगा एक मज़ेदार मसालेदार न्यूमेरिकल वीडियो जो आपके बोर्ड में 95 प्लस लाने में आपकी मदद करेगा। तो ये चल रहा है और आप देख रहे हैं रैपिड रिवीजन एजुकेशन पंडित पे। स्टे ट्यून, क्योंकि सॉल्यूशन का भी जल्दी से रैपिड रिवीजन वीडियो आने वाला है। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।